ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने बताया कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है ना। एक क्वेश्चन किया था टैंक का, टैंक से गोली छोड़ते हैं तो जब भी कोई सिस्टम ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स जो लगने वाला है वो जीरो, अगर जीरो यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो उस केस में उस सिस्टम ऑफ मास के लिए उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसका क्वेश्चन हमने किया। अब एक नया टर्मिनोलॉजी सीखते हैं और इस टर्मिनोलॉजी से हम कोई भी जो कॉलिजन्स होती है उन कॉलिजन्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो एक नया टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स देखिए क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवेग, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक, हाँ, एक कोई बॉल मान लो ऐसे है और ये कोई दूसरी बॉल पे आके हिट करती है। कोई दूसरी बॉल यहाँ पे इस तरह से है और इस पे आके हिट करती है, ठीक है। जब हिट करेगी तो हिट करते टाइम, जब ये यहाँ पे इसको आके हिट करेगी तो हिट करते टाइम ये क्या करेगी, इसको एक झटका देगी ना, एक जर्क सा देगी, है ना, एकदम झटका दिया तुरंत सा। तो वो जो जर्क होता है ना, जब भी कोई कम समय में कोई फोर्स देते या फिर मान लो ये यहाँ पे इसके टक्कर हुई तो ये बड़े वाले इस गोले ने इस छोटे वाले गोले को आगे की ओर धक्का दिया, तो धक्का वो कितने समय तक दिया। अब मान लो वो बहुत कम समय तक दिया होता, बहुत कम समय के लिए धक्का दिया होता तो जर्क एक बहुत ज़्यादा लगता है उसको, है ना। जैसे मान लो मैं किसी बॉडी को चलाना चाहता हूँ तो चलाने के लिए एक तो धीरे से धक्का देके चलाया और एक अचानक बहुत तेजी से धक्का देके चलाया। तो उस चीज़ को मेजर कैसे किया जाए, जैसे बॉल आती है बैट्समैन के पास तो बैट्समैन उस बॉल को अचानक बहुत तेजी से मारता है, तो उसमें क्या होता है कि बॉल की वेलोसिटी जो है इधर आ रही होती है, अचानक दूसरी तरफ चली जाती है। तो इस तरह के जो केसेज है, इस तरह के केसेस को डील करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इम्पल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहली बात तो कि जब भी कोई एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स को कितने टाइम तक अप्लाई किया है हमने, उस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हमें इम्पल्स की आवश्यकता होती है। तो इम्पल्स इज डिफाइंड फॉर क्वांटिफाइंग quantifying for quantifying applying force for a time भी, है ना। किसी फोर्स को हम कितने टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, उस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स इज डिफाइंड, इसमें ये नोट कर लेंगे, इम्पल्स इज डिफाइंड, इम्पल्स इज डिफाइंड फॉर क्वांटिफाइंग, for quantifying force applying on a body for a time interval, ठीक है। ये नहीं लिख लीजिए कि आवेग को किसी वस्तु पर लगने वाले बल का, आवेग को किसी आवेग को किसी वस्तु पर लगने वाले बल का समय के साथ का समय अंतराल के साथ संबंध के लिए परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
इस वजह से हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। अब फिजिक्स में इम्पल्स कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए, तो इम्पल्स को एक तो बात लिख लेंगे कि इसे आई से डिनोट किया जाता है, जो कैपिटल आई सिंबल होता है उससे इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं। और इम्पल्स को डिफाइन करने के लिए मान लो कोई फोर्स जो है, कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे T1 से T2 टाइम तक लग रहा है। कितने टाइम तक? T1 से T2 टाइम तक लग रहा है। और अगर मान लो कोई छोटा इम्पल्स लगता है, थोड़ी देर के लिए कोई अगर इम्पल्स लग रहा है, तो मान लो कोई dt समय के लिए लगता है, तो जो छोटा इम्पल्स होगा di, वो तो क्या हो जाएगा, एफ dt हो जाएगा। एफ dt हो जाएगा। ये क्या है? स्मॉल इम्पल्स। स्मॉल इम्पल्स ये एक छोटा इम्पल्स है। मान लो एक बॉडी लिया हमने, और इस बॉडी पे कोई फोर्स जो है एफ, कोई एफ फोर्स लग रहा है बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल dt के लिए। तो उस dt टाइम इंटरवल में जो di लगेगा, मान लो ये एफ फोर्स इस पे dt टाइम के लिए लगा, तो इस dt टाइम में जो इम्पल्स क्रिएट होगा di, वो क्या हो जाएगा, एफ dt क्रिएट होगा। ठीक है, तो एफ dt क्या हो जाएगा, ये एक इम्पल्स हो जाएगा। अब मान लो नेट ओवरऑल इम्पल्स निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फॉर नेट इम्पल्स इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, या फिर ये आई हो जाएगा। और आई हमें नेट निकालना है। मान लो कोई फोर्स T1 से T2 टाइम तक लगा है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ डी टी। आई बात समझ में? तो इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो इम्पल्स है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो इम्पल्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन किया, फिर T1 से T2 लिमिट रखा, तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। इम्पल्स निकालना काफी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, देखो जैसे फोर्स जो होता है, फोर्स जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, dp अपॉन dt होती है ना। जो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है। p इज मोमेंटम। आई बात समझ में? तो p है मोमेंटम, संवेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के बराबर होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये रिलेशन तो बहुत बेसिक रिलेशन है। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, उनमें जो सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, उसको, उसका यही तो स्टेटमेंट होता है। तो अब देखो मैं इस एफ की जगह डीपी अपॉन डी टी रख दूं, तो हमारा जो आई का वैल्यू आ जाएगा, आई इज इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन डीपी अपॉन डी टी। फोर्स की जगह मैंने डीपी अपॉन डी टी रख दिया, इनटू मल्टीप्लाई किससे कर दिया, dt से कर दिया। तो dt से dt कैंसिल हो गया। अब i जो है वो क्या आ जाएगा, अब i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन dt। अब देखो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम में क्योंकि हमने जो चेंज है उसकी जो टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज उसको फोर्स की तरह डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन dp है, ये dp क्या है, छोटा चेंज है। यहाँ पे dp क्या है, स्मॉल चेंज इन, dp है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से समझना इस बात को, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है ना। तो ये तो छोटा चेंज है मोमेंटम में। अब डीपी 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 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीपी 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 इंटीग्रेशन करेंगे, तो छोटे छोटे चेंज मिलकर क्या करेंगे, बड़ा चेंज बना लेंगे। तो उस बड़े चेंज को इंडिकेट करेंगे हम कोई डेल्टा पी से, है ना।
यहाँ पे हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन डीपी है, क्योंकि इंटीग्रेशन डीपी ये बहुत छोटे चेंज को डिनोट कर रहा है डीपी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, छोटे 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 चेंज मिलके क्या बना लेंगे, एक बड़ा कोई चेंज बना देंगे। यानी कि अगर आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, केवल और केवल चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट करना होगा। चेंज इन मोमेंटम से ही आपका इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये कहलाती है थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, सर वो वापस डीपी का डीपी है, जैसे फोर्स क्या होता है, डीपी मोबिलिटी होता है, मोमेंटम में चेंज अपन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम है ना, तो चेंज इन मोमेंटम छोटे छोटे चेंज अगर करेंगे तो सारा बड़ा चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, चेंज को इंडिकेट करता है। देखो चेंज जो है डीपी भी चेंज को इंडिकेट करता है, डेल्टा भी चेंज को इंडिकेट करता है, लेकिन जो डीपी है वो तो है स्मॉल चेंज, ये तो क्या है, स्मॉल चेंज के लिए। आई बात समझ में। और जो डेल्टा पी है ये लार्ज चेंज के लिए, यानी काफी बड़ा कोई चेंज हुआ है ना उसके लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस भी क्या बना लेंगे, बड़ा चेंज बना लेंगे, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, डेल्टा पी के इक्वल कर दिया। तो ये हमें बनाने में मिल गई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज जो है वो उसके इम्पल्स, उस पर लगाए गए फोर्स के द्वारा इम्पल्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस थ्योरी का स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट impulse due to any force, any external force is equal to change in momentum of body, change in momentum of body due to external force। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या है कि किसी वस्तु पे लगने वाला आवेग, हिंदी में लिख लोगे, किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हो जाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, अब देखो इम्पल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
जैसे मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर? क्या? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर है ना, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा। तो इम्पल्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन? चेंज इन मोमेंटम से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। सारी बात समझ रहे? तो जो मोमेंटम है अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहला पॉइंट, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आवेग एक सदिश राशि होती है। आवेग एक सदिश राशि होती है, पहला पॉइंट तो ये गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी वो जो डायरेक्शन चेंज ऑफ मोमेंटम की है, मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? इम्पल्स की होगी। डायरेक्शन इज along the change in momentum। ठीक है। इसकी दिशा संवेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश, हिंदी में लिख लो, इसकी दिशा संवेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा संवेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात, इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट, जो यूनिट मोमेंटम का है वही हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम को इंडिकेट करता है। तो सेम एज मोमेंटम होगा, सेम एज मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मोमेंटम का तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को तो अपन लेते हैं किसमें? केजी में। और वेलोसिटी को क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी इंटू मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये यूनिट हो जाएगी। या फिर एक यूनिट और ये भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये क्या है? फोर्स इंटू टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। ये भी हो सकती है ऑल्सो, न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि आई जो बराबर है क्या है? एफ टी के इक्वल है एक तरह से देखा जाए तो। फोर्स इंटू टाइम के इक्वल तो है इम्पल्स। आई बात समझ में? ओके, आई बात समझ में? क्वेश्चन करें या तो नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कि एक जो है मशीन गन है, उसमें से 50 ग्राम की बुलेट्स निकल रही है। ए मशीन गन is firing 50 gram bullets with each one have speed of 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मशीन गन जो है बुलेट्स को फायर कर रही है। इफ he fires 20 bullets in 4 seconds, if it fires 20 bullets in 4 seconds, अगर जो मशीन गन है वो 20 बुलेट्स को 4 सेकेंड में फायर कर रही है, then what average force then
what average force